नमस्कार। मैं रंजना कहानियों के संसार से निकाल कर लाई हूँ मन्नू भंडारी जी की कहानी मुक्ति। यदि कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अंततः ब्रह्म मुहूर्त में बाबू ने अपनी आखिरी सांस ली। वैसे पिछले 8-10 दिन से डॉक्टर सक्सेना परिवार वालों से बराबर यही कह रहे थे कि प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर अब इन्हें उठा लें, वरना एक बार अगर कैंसर का दर्द शुरू हो गया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये। परिवार वालों के मन में भी चाहे यही सब चल रहा हो, पर ऊपर से सब एक दुखद मौन ओढ़े रहते, बिल्कुल चुपचाप। तब सबको आश्वस्त करते हुए डॉक्टर सक्सेना ही कहते, वैसे भी सोचो तो इससे अधिक सुखद मौत और क्या हो सकती है भला। चारों बच्चे सेटल हो गए हैं, कितना ध्यान रखते हैं पिता का। बड़े भाग से मिलता है ऐसा घना गुथा संयुक्त परिवार, जिसके आधे से ज़्यादा सदस्य तो इसी शहर में रहते हैं और बराबर जो अपनी ड्यूटी निभाते रहे हैं। कहीं कोई चूक नहीं, कहीं कोई कमी नहीं। परिवार के लोग चुप रहे। मेरा मन जरूर हुआ कि उन्हीं की बात आगे बढ़ाते हुए इतना और जोड़ दूं कि कितनों को मिलते हैं आप जैसे डॉक्टर, जो इलाज करते करते परिवार के सदस्य ही बन गए, बाबू के तीसरे बेटे। पर कहा नहीं गया। मैं भी परिवार वालों के साथ चुप ही खड़ी रही। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कितनों को नसीब होती है ऐसी सेवा करने वाली पत्नी। मैं तो हैरान हूँ उनका सेवा भाव देखकर। आखिर उम्र तो उनकी भी हो रही है, उसके बावजूद पिछले 8 महीनों से उन्होंने न दिन को दिन गिना न रात को रात, बस लगातार, और बिना वाक्य पूरा किए ही मुड़कर वे जाने लगते। पता नहीं क्यों मुझे लगता जैसे मुड़ते ही वे अम्मा के इस सेवा भाव के प्रति कहीं नतमस्तक हुए हों। और मैं सोचती कि चलो कम से कम एक आदमी तो है जिसके मन में अम्मा की इस दिन रात की सेवा के प्रति सम्मान है, वरना परिवार वालों ने इस ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। बस जैसे वो करती हैं तो करती हैं। किसी ने इसे उनके फर्ज के खाते में डाल दिया तो किसी ने उनके स्वभाव के खाते में, तो किसी ने उनकी दिनचर्या के खाते में। सबके ध्यान के केंद्र में रहे तो केवल बीमार बाबू। स्वाभाविक भी था, बीमारी भी तो क्या थी, एक तरह से मौत का पैगाम। हाँ, मुझे ज़रूर यह चिंता सताती थी कि बिना समय पर खाए, बिना पूरी नींद सोए, बिना थोड़ा सा भी आराम किए जिस तरह अम्मा दिन रात लगी रहती हैं, तो कहीं वे न बीमार पड़ जाएं, वरना कौन देखभाल कर सकेगा बाबू की। बाबू दिन दिन भर एक खास तेल से छाती पर मालिश करवाते थे तो रात रात भर पैर दबवाते थे। मैं सोचती थी कि बाबू को क्या एक बार भी ख्याल नहीं आता कि अम्मा भी तो थक जाती होंगी, रात में उन्हें भी तो नींद की ज़रूरत होती होगी, या दिन में समय पर खाने की। पर नहीं, बाबू को इन सब का शायद कभी ख्याल भी नहीं आता था। उनके लिए तो अपनी बीमारी और अपनी तीमारदारी ही सबसे महत्वपूर्ण थी, और इस हालत में अम्मा से सेवा करवाना वे अपना अधिकार समझते थे, तो इसी तरह सेवा करना अम्मा का फर्ज। कई बार अम्मा को थोड़ी सी राहत देने के इरादे से मैं ही कहती कि बाबू लाइए, मैं कर देती हूँ मालिश, 4 बज रहे हैं, अम्मा खाना खाने चली जाएं। तो बाबू मेरा हाथ झटक कर कहते, रहने दे, नहीं करवानी मुझे मालिश। और इस उत्तर के साथ ही उनके ललाट पर पड़ी सलवटों को देखकर न फिर अम्मा के हाथ रुकते न पैर उठते। उसके बाद तो मैंने भी यह करना ही छोड़ दिया। 3 महीने पहले जब बाबू को नर्सिंग होम में शिफ्ट किया गया तो ज़रूर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। सोचा अब तो उनकी देखभाल का थोड़ा बोझ नर्स भी उठाया करेगी, अम्मा को थोड़ी राहत तो मिलेगी। पर नहीं, नर्स से तो बाबू केवल दवाई खाते या बीपी चेक करवाते, बाकी का सारा सेवा चाकरी तो अम्मा के ही जिम्मे रहा। अम्मा रात दिन बाबू के साथ नर्सिंग होम में ही रहती और मालिश और पैर दबाने का काम भी पहले की तरह चलता रहता। डॉक्टर सक्सेना की विशेष फरमाइश पर रात में कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो अम्मा के साथ रहने के लिए परिवार का कोई न कोई सदस्य आता रहता। कल रात 9 बजे के करीब हम लोग खाना खाकर उठे ही थे
कि फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर बड़े चाचा थे। छोटी, भैया की पहले आवाज़ गई, फिर थोड़ी देर बाद वे बेहोश हो गए। डॉक्टर सक्सेना को बुलाया। उन्होंने आकर अच्छी तरह देखा और फिर कमरे से बाहर आकर इतना कहा कि बस समझिए कि कुछ घंटे की ही बात है, आप फ़ोन करके बच्चों को बुला लीजिए। देख, तू फ़ोन करके शिवम को कह दे कि सवेरे की फ़्लाइट पकड़ कर आ जाए। लखनऊ फ़ोन करके बड़ी को भी कह दे कि वह भी जल्दी से जल्दी पहुँचे। अमेरिका से नमन का आना तो मुश्किल है, पर सूचना तो उसे भी दे ही दे। और सुन, फ़ोन करके तू सीधे नर्सिंग होम आ जा, मैं बाहर निकलूँगा, सारी व्यवस्था भी तो करनी होगी। सुना तो मैं ज्यों का त्यों सिर थाम कर बैठ गई। बिना बताए ही रवि सब कुछ समझ गए। स्नेह से मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, नर्सिंग होम चलना है? मैंने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी तो रवि ने पूछा, क्या कहा चाचा जी ने? बाबू बेहोश हो गए हैं और डॉक्टर साहब ने उन्हें अच्छी तरह देखने के बाद कहा है कि बस कुछ घंटों की बात और है, परिवार वालों को खबर कर दो। यानी कि बाबू अब। और मेरी आवाज़ रुध गई। रवि ने मेरी पीठ सहलाई। तुम तो हिम्मत रखो, वरना अम्मा को कौन संभालेगा? अम्मा की बात सोचकर एक बार तो मैं विचलित हो गई, क्या गुजरेगी उन पर फिर अपने को संभाल कर उठी और सबसे पहले बम्बई बड़े भैया को फ़ोन किया। सारी बात सुनकर वे बोले, थैंक गॉड, बिना तकलीफ़ शुरू हुए ही शांति से जाने की नौबत आ गई। ठीक है, मैं सवेरे की पहली फ़्लाइट लेकर आता हूँ। पर देख, सुषमा तो नहीं आ पाएगी, दोनों बच्चे के बोर्ड के इम्तिहान हैं। मैं अकेला ही पहुँचता हूँ। वैसे भी सब लोग करेंगे ही क्या? दीदी को फ़ोन किया तो उन्होंने भी इतना ही कहा कि जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। इसके आगे पीछे न कुछ कहा न पूछा। बाबू तो खैर जा ही रहे हैं, अम्मा के बारे में ही कुछ पूछ लेते, पर नहीं, लगा जैसे रस्म अदायगी के लिए आना है सो आ रहे हैं। हैरान सी मैं गाड़ी में बैठी तो रवि से कहे बिना न रहा गया, रवि, भैया और दीदी की आवाज़ का ऐसा ठंडापन, जैसे सभी सूचना की प्रतीक्षा ही कर रहे थे, किसी को कोई सदमा ही न लगा हो। ऐसा क्यों सोचती हो? याद नहीं कैसा सदमा लगा था उस दिन जब पहली बार डॉक्टर से कैंसर की रिपोर्ट मिली थी? उसके बाद कुछ महीनों तक तो कितनी लगन से बाबू की देखभाल और तीमारदारी चलती रही थी। शुरू के 4 महीने में तो 2 बार बम्बई से बड़े भैया आए, एक बार अमेरिका से छोटे भैया भी आए। उन्होंने तो बीमारी का सारा खर्च उठाने का जिम्मा भी लिया, वरना आज बाबू क्या नर्सिंग होम का खर्चा उठा पाते? फिर यहाँ रहने वाले परिवार के दूसरे लोग भी रोज़ हाजिरी बजाते ही रहे थे। हाँ, समय के साथ साथ जरूर सब कुछ थोड़ा कम होता चला गया, जो बहुत स्वाभाविक भी था। मैंने सोचा, ठीक ही तो कह रहे हैं रवि, दूसरों की क्या कहूँ, मैं खुद अब कहाँ पहले की तरह 4-4, 5-5 घंटे आकर बाबू के पास बैठती रही हूँ। इधर तो 2-2 दिन छोड़कर भी आने लगी थी। शायद यही जीवन की नंगी सच्चाई है। जैसे जैसे बीमारी लंबी खींचती जाती है, फर्ज के तौर पर भले ही सब कुछ ऊपर से जैसे तैसे घसीटता रहे, पर मन के किसी अनाम परत पर उस अघट के घटने की प्रतीक्षा भी चलती रहती है। शायद इसीलिए मौत की सूचना से किसी को सदमा नहीं लगा, राहत ही पहुंचाई सबको। फिर भी कम से कम मेरे मन में चलने वाली हर बात, हर सोच को अच्छी तरह समझने वाले रवि का एक हाथ मेरी पीठ पर सहलाने लगा। रिलैक्स शिवानी, रिलैक्स। इन सब बातों से ध्यान हटाकर तुम केवल अम्मा की बात सोचो। अभी तो तुम्हें ही उन्हें संभालना है, बाकी सब लोग तो बाबू में लग जाएंगे। जानती हूँ, लंबी बीमारी ने जहाँ अंतरंग से अंतरंग संबंधों के तार भी रेशे रेशे करके बिखेर दिए, वहाँ एक अम्मा ही तो जुड़ी रही उनसे, उतने ही लगाव, उतनी ही निष्ठा के साथ रात दिन सेवा करती रहीं। कितनी अकेली हो जाएंगी वे, कैसे झेलेंगी इस सदमे को? गाड़ी रुकी तो लगा, अरे नर्सिंग होम आ ही गया। समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे सामना करूँगी अम्मा का। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ी तो हैरान,
अम्मा वैसे ही बाबू के पैर दबा रही थी। मुझे देखते ही बोली, अरे छोटी, तू कैसे आई इस वक्त? समझ गई कि चाचा अम्मा को बिना कुछ बताए ही बाहर निकल गए। मैंने भी अपने को भरसक सहज बनाकर ही जवाब दिया, चाचा का फ़ोन आया था, उन्हें किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था, सो उन्होंने मुझे तुम्हारे पास आकर बैठने को कहा तो आ गई। अम्मा का सामना करना मुश्किल लग रहा था, सो यूँ ही मुड़ गई। सामने टिफ़िन दिखाई दिया तो पूछ बैठी, 12 बजे तुम्हारे लिए जो खाना भिजवाया था, खाया या हमेशा की तरह टिफ़िन में ही पड़ा है? कैसी बात करे है छोटी, कितने दिनों बाद आज तो ऐसी गहरी नींद आई है इन्हें। पैर दबाना छोड़ दूंगे तो जाग नहीं जाएंगे, और जो जाग गए तो तू जाने है इनका गुस्सा। देखा नहीं कैसे लाते फटकाने लगते हैं। सो दबाने दे मुझे। खाने का क्या है, पेट में पड़ा रहे या टिफिन में, एक ही बात है। कैसा तो डर बैठ गया है अम्मा के मन में बाबू के गुस्से का, कि उन्हें सोता जानकर भी वे बिना पैर दबाए नहीं छोड़ रही। पिछले कई महीनों से यही तो स्थिति हो गई है कि खाना टिफिन में पड़ा रहे या पेट में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस सब के लिए उन्होंने न कभी कोई किसी से शिकायत की, न गुस्सा। गुस्सा करें भी तो किस पर? गुस्सा करना नहीं, बस जैसे गुस्सा झेलना ही इनकी नियति बन गई है। आश्चर्य तो मुझे इस बात पर हो रहा था कि इतनी अनुभवी अम्मा को यह क्या बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि बाबू गहरी नींद में नहीं बल्कि बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। क्या 8 महीने की लंबी बीमारी ने भूख नींद के साथ साथ उनकी सारी इंद्रियों को भी सुन्न कर दिया है? एक तरफ तो कुछ घंटों के बाद बाबू के साथ जो होने जा रहा है उसकी तकलीफ, अम्मा पर होने वाली उसकी प्रतिक्रिया की कल्पना, और दूसरी तरफ सहज बने रहने का नाटक। अजीब स्थिति से गुजर रही थी मैं। सवेरे ठीक 5 बजे बाबू ने आखिरी सांस ली। आने के कुछ देर बाद ही नर्स ने मुझे बुलाकर कहा था कि यदि वे बार बार अंदर आएंगी तो अम्मा को शक होगा और वे अभी से रोना धोना शुरू कर देंगी। इसलिए मैं ही थोड़ी थोड़ी देर में बाबू की सांस का अंदाज़ा लेती रहूं। और मैं बाबू के सिर पर हाथ फेरने के बहाने यह काम करती रही थी। कोई 5-7 मिनट पहले ही उनकी उखड़ी उखड़ी सांस देखकर मैं नर्स को बुला लाई। नर्स ने थोड़ी देर तक पल्स पर हाथ रख के रहा, फिर उसने धीरे से बाबू के पैरों से अम्मा का हाथ हटाया। सब कुछ समझकर बाबू के पैरों से लिपट कर ही अम्मा छाती फाड़कर रोई तो उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। परिवार के कुछ लोग शायद काफ़ी देर पहले से ही नीचे आकर खड़े हो गए थे। नर्स की सूचना पर बड़े चाचा, चाची और रवि ऊपर आ गए। ये सब लोग तो रात से ही इस घटना के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। नहीं थी तो केवल अम्मा, सो उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। चाची ने असुआई आंखों से अम्मा की पीठ पर सहलाते हुए कहा, धीरज रखो भाभी, धीरज रखो। पर अम्मा ऐसी ही रही और रोते रोते फिर जो चुप हुई तो मानो ऐसी चुप हुई कि अब उसमें रोने की ताकत ही ना बची हो। हथेलियों में चेहरा ढांपे वे बाबू के पैताने जस की तस बैठी रहीं। थोड़ी देर बाद नर्स के इशारे पर चाची, रवि और मैंने उन्हें उठाया तो उठना तो दूर, उनसे हिला तक नहीं गया। मैं हैरान, अभी कुछ देर पहले जो अम्मा पूरे दम खम के साथ बाबू के पैर दबा रही थी, उनसे अब हिला तक नहीं जा रहा। गए तो बाबू थे, पर लगा जैसे अम्मा की जान निकल गई हो। घर लाकर उन्हें बाबू के ही कमरे में बैठा दिया गया। वे जमीन पर दीवार के सहारे पीठ टिकाकर बैठ गईं, बिल्कुल बेजान सी। बाकी सब लोग बाहर चले गए, बस मैं उनके साथ बैठी रही और यह तय करके कि अब मैं यहाँ से न हिलूंगी। बाहर इस अवसर पर होने वाली गतिविधियाँ अपने ढंग से चलती रहीं। बड़े भैया 10 बजे की फ्लाइट से आए और एयरपोर्ट से सीधे नर्सिंग होम चले गए थे। दोनों चाचियाँ घर की व्यवस्था करने में लगी रहीं। 11:30 बजे के करीब दोनों चाचा, भैया और रवि बाबू के शव को लेकर घर आए, जहाँ परिवार के लोग पहले से इकट्ठा हो गए थे। शव देखकर एक बार सब जरूर फूट पड़े। फिर शुरू हुए रस्म रिवाज। पंडित जी जाने कौन कौन से श्लोक बोलते पढ़ते रहे और साथ ही कुछ करते भी रहे।
फिर बाबू के पैर छूने का सिलसिला शुरू हुआ। तो सबसे पहले अम्मा, दोनों चाची और मैं किसी तरह पकड़कर अम्मा को बाहर लाए। हाथ जोड़कर अम्मा ने बाबू के पैरों में जो सिर टिकाया तो फिर उनसे उठा ही न गया। हम ही लोगों ने किसी तरह उन्हें उठाकर वापस कमरे में ला बिठाया और मैं पैर छूने की रस्म के लिए बाहर निकल गई। लौटी तो देखा अम्मा उसी तरह दीवार में पीठ टिकाए बैठी हैं और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अम्मा की बगल में बैठ के उनकी पीठ सहलाते हुए मैं सोचने लगी, कैसी विडंबना है। आज अम्मा जिन बाबू के लिए रो रही हैं, कैसी जिंदगी दी है उन्होंने अम्मा को। बाबू की हर ज़रूरत, उनकी छोटी सी छोटी इच्छा को भी पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी अम्मा। जरा सी चूक होने पर उनके क्रोध के भय से थर थर कांपती अम्मा के जाने कितने दृश्य मेरी आंखों के सामने से गुजर गए। मैं रो पड़ी, पर इस समय यह रोना बाबू के लिए नहीं, अम्मा के लिए था। मेरा मन हो रहा था कि अम्मा किसी तरह थोड़ी देर के लिए सो लें, पर अम्मा तो लेटने के लिए तैयार नहीं थी। शाम 5 बजे के करीब सब लोग लौटे। नहाना धोना हुआ, तब बड़े भैया अम्मा के पास आकर बैठे। सबसे पहले उन्होंने हाथ जोड़कर ऐसी शांत मृत्यु के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। फिर अम्मा की पीठ सहलाते हुए आश्वासन में लिपटे सांत्वना के कुछ शब्द बिखेरे। फिर हिम्मत और धीरज रखने के आदेश देते रहे। वे और भी जाने क्या कुछ बोलते रहे, पर अम्मा बिल्कुल चुप। उनसे तो जैसे अब न रोया जा रहा था न कुछ बोला जा रहा था। देर शाम की गाड़ी से दीदी आई और जोर जोर से रोते हुए अम्मा के कमरे में घुसी। हाय अम्मा, मैं तो बाबू के दर्शन भी नहीं कर सकी। अरे मुझे पहले किसी ने खबर की होती तो जल्दी आ जाती। अरे बाबू, हाय अम्मा। मैंने ही उन्हें चुप कराकर जैसे तैसे कमरे के बाहर भेजा। मैं नहीं चाहती थी कि अब कोई भी अम्मा के पास आए। वे किसी भी तरह थोड़ा सा सो लें, पर यह संभव ही नहीं हो पा रहा था। रात में सारे दिन के भूखे लोगों ने डट कर खिचड़ी खाई। मैं जल्दी से अम्मा की प्लेट लगा कर लाई और बराबर मनुहार करती रही कि अम्मा कुछ तो खा लो, कल सारे दिन भी तुमने कुछ नहीं खाया था। पर अम्मा न कुछ बोली न कुछ खाया। मेरे बार बार आग्रह करने पर उन्होंने बस किसी तरह हिम्मत करके मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। उनके इस नकार के आगे तो फिर मुझसे न कुछ कहते बना न खाते। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे के करीब मातम पुरसी का सिलसिला शुरू हुआ। पुरुष लोग बाहर बैठ रहे थे तो स्त्रियां भीतर के कमरे में। सारी औरतें एक तरफ, दूसरी ओर घूंघट काढ़े घुटनों में सिर टिकाए अकेली अम्मा। औरतों में शुरू में रोना धोना थोड़ा चला, फिर इधर उधर की बातें हुई। कोई बाबू की लंबी बीमारी की बात करता, तो कोई उनकी हिम्मत की, तो कोई उनके धीरज की। नौकर के इशारे पर मैं आने वालों के लिए पानी की व्यवस्था करने रसोई में चली गई। पानी की ट्रे लेकर बाहर गई तो हर आने वाला परिवार वालों को सांत्वना देते हुए ऐसे यही कहता, अरे भाई, यह उनकी मृत्यु नहीं, समझो उनकी मुक्ति हुई है। बड़े भागवान थे जो ऐसी जानलेवा बीमारी के बाद भी ऐसे शांति से चले गए। यह तो उनके पुण्य का प्रताप ही था कि ऐसे शुभ मुहूर्त में प्राण निकले। कितनों को मिलती है ऐसी मौतें। तुम्हें संतोष करना चाहिए कि न उन्हें कोई तकलीफ हुई न दर्द झेले, बस इस जी के जंजाल से मुक्त हो गए। हे परमात्मा, उनकी आत्मा को शांति देना। खाली गिलासों की ट्रे लेकर मैं फिर रसोई में आई तो बाहर से हड़बड़ाती हुई दीदी आई। छोटी अम्मा क्या वहाँ बैठी बैठी सो रही है? ये तो गनीमत थी कि मैं उनके थोड़ा पास ही बैठी थी, सो मैंने उनके हल्के हल्के खर्राटों की आवाज़ सुन ली। पता नहीं किसी और ने भी सुना होगा तो क्या सोचा होगा। उस समय तो मैंने जरा पास सरक के उन्हें जगा दिया, पर उनसे तो जैसे नींद के मारे बैठा ही नहीं जा रहा। तू चलकर बैठ उनके पास और संभाल। अम्मा सो रही हैं। मैंने तुरंत ट्रे रखी और कमरे में आई। वहीं बैठी छोटी भाभी को इशारे से बुलाया और उनकी मदद से पास वाले कमरे में लाकर उन्हें पलंग पर सुला दिया और धीरे धीरे उनका सिर थपकने लगी। देखते ही देखते वे सचमुच ही सो गईं, शायद एक गहरी नींद में। थोड़ी ही देर में फिर दीदी आई
और यह दृश्य देखकर हैरान भन्ना कर बोली, ये क्या, तूने तो यहाँ लाकर सुला दिया इन्हें, और ये सो भी गई। हद है भाई, बाहर तो औरतें इनके मातम में शिरकत करने आई हैं और यहाँ मज़े से सो रही हैं। कल बाबू गुजरे और आज ये ऐसे सो रही हैं। दीदी, मैंने वाक्य पूरा भी नहीं करने दिया। आप नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ। देखा है मैंने इन 8 महीनों में कितने दिन बिना खाए और अनसोई रातें गुजारी हैं अम्मा ने। आप तो खैर लखनऊ में बैठी थी, पर जो यहाँ रहते थे, जिन्होंने देखा है यह सब, उन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया अम्मा पर। और तो और रात दिन जिन बाबू की सेवा में लगी रहती थी, उन्होंने भी कभी सोचा कि वे आखिर कभी थकती भी होंगी? नहीं, बस जरा सी चूक होने पर कितना गुस्साते थे अम्मा पर कि वे थरथरा जाती थीं। दीदी, बस समझ लीजिए, इन 8 महीनों में पूरी तरह निचुड़ गई हैं अम्मा। आज न उनमें बैठने की हिम्मत है, न रोने की। परिवार की सारी औरतें तो बैठी ही हैं बाहर, आप भी जाकर वहीं बैठिए। कह दीजिए उनसे कि अम्मा की तबीयत खराब हो गई है, वे बैठने की हालत में नहीं है। मेरी बात, मेरे तेवर देखने के बाद दीदी से फिर कुछ कहते नहीं बना, बस इतना ही कहा, हम तो बैठ ही जाएंगे, और वे निकल गईं। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और दूसरी ओर की खिड़की खोल दी, जो कि बाहर की ओर खुलती थी। खिड़की खोलते ही बाहर से आवाज़ आई, यह दुख की नहीं, तसल्ली की बात है बेटा। याद नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? भगवान ने आखिर इन्हें समय से मुक्त ही कर दिया। मैंने घूमकर अम्मा की ओर देखा कि इन आवाज़ों से कहीं वे जाग न जाएं, पर नहीं, वे उतनी ही गहरी नींद में सो रही थीं, एकदम निश्चिंत। धन्यवाद।